गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। कोशिश करें कि अपनी सुबह को खुशगवार बनाएं, क्योंकि सुबह अच्छी होती है तो पूरा दिन भी अच्छा गुजरता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्तकिल मेहनत, मुश्किल हदफ तक रसाई का ज़रिया। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ मुस्तकिल मेहनत ही से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और जब गोल्स की बात आती है तो गोल्स किस तरह से सेट किए जाएं, और जब आप गोल सेट कर लेते हैं तो उसको कैसे पता लगाया जाए कि ये गोल हमारे लिए ठीक है या नहीं। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि तालीम ही जो है वो तरक्की की राहें जो है हमवार होती हैं। तालीम की जब हम बात करते हैं, अगर आज के दौर की बात की जाए, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जदीद तरीन दौर है, तो जब हम इस सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल्स नहीं जाते। 20% ऐसे स्कूल्स हैं जो अनकंस्ट्रक्टेड हैं, उनकी इमारतें ही नहीं हैं, और 25% असातिज़ा ऐसे हैं जो कि सैलरीज लेने के बावजूद भी जो है वो स्कूल्स की जो है तरफ नहीं जाते, स्कूल्स का रुख नहीं करते। इनके लिए क्या इक़दाम किए जाएँ, इनके लिए हुकूमती सतह पर इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए कि तालीम से, जब हम बात करते हैं कि तालीम से राहें हमवार होंगी, तो बुनियादी ज़रूरत ही जब पूरी नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप तरक्की की जानिब कैसे राग़िब होंगे। इस पर हम बात करेंगे, मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं। सबसे पहले लेट्स मूव ऑन द वेदर अपडेट्स। जी नाज़रीन, मौसम के हवाले से आपने जाना। अब हम जो है टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। मेहमानों से भी मैं आपका तारुफ करवाऊंगी कि मुस्तकिल मेहनत ही क्या सिर्फ जो है वो आपकी जो है मुश्किल हदफ जो है वो आसानी से आप हासिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या सिर्फ जो है वो मेहनत ही ज़रूरी है, या आप कम वक्त में मेहनत करके भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आप माहिर तालीम है शाज़िया अकबर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू दी शो। आज के हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मेजर उस्मान राजपूत साहब, आज तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज की तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप सोशल वर्कर हैं शहला महमूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो नाज़रीन, आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि हमें ये बताया जाए कि क्या मुस्तकिल मेहनत, हमारे नाजरीन को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि मुस्तकिल मेहनत ही से क्या आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, और किस तरह से गोल सेट करना है, और जो गोल सेट किया जा रहा है उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या आपकी एबिलिटीज़ पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो शाज़िया अकबर साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका फ़र्क बताएं कि मुस्तकिल मेहनत और मेहनत में जो है क्या डिफरेंस है। आप अभी गोल्स की बात कर रही थी, टारगेट की बात कर रही थी, मकासद की बात कर रही थी। सबसे पहले देखें, किसी भी काम में कंटिन्यूटी तब आती है जब हम अपने अंदर से मुकम्मल इरादे और सेटिस्फेक्शन के साथ कदम बढ़ाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि नीयत करना, और उस नीयत से पहले हमारे अंदर उस ख्वाहिश का इतना मजबूत होना कि वो ख्वाहिश हमें इरादे तक ले जाए, और इरादा हमें जो है अमली कदम उठाने की तरफ ले जाए।
तो मेहनत और मुस्तकिल मेहनत तो बड़े बाद में आती है। पहले तो ये है कि आपने अपना सेल्फ एनालिसिस करना है और आपने सोचना है कि आपके टूवर्ड्स लाइफ क्या टारगेट हैं और आपके टारगेट देखें आप पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। एक स्टूडेंट के टारगेट जो है वो स्टडी ओरिएंटेड हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन के टारगेट कामयाब बिजनेसमैन बनना हो सकते हैं। इसी तरह एक हाउस होल्ड जो है उसका टारगेट जो होता है कि सबको कैसे खुश रखा जाए, मुतमईन रखा जाए, राजी रखा जाए और सारे काम खुश उसलूबी से कैसे हों। इसी तरह से बैसिए टीचर उसका टारगेट होता है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे हों और उसके स्टूडेंट उससे सेटिस्फाइड हों, वो बेहतरीन अपने सब्जेक्ट नॉलेज और अपनी स्किल्स के साथ जो है वो प्रेजेंट करे। तो इस तरह हमारी जिस तरह ज़िंदगी में बहुत सारी वेरिएशंस हैं, इसी तरह हमारे टारगेट में भी वेरिएशंस होती हैं। फिर जब हम एक दफ़ा ये सोचते हैं कि जो हमारी फितरी इस्तेदाद है, जो हमारा रुझान है, जो हमारा एप्टीट्यूड है, क्या हमने उसके अकॉर्डिंगली अपने टारगेट को सेट किया या ऐसे देखा था कि अच्छा फलां ये बन गया तो मुझे भी ये बनना चाहिए, अच्छा फलां उधर जा रहा है तो मैं क्यों ना ये रास्ता अपना लूँ। जब आप कहते हैं, बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि बिना सोचे समझे तकलीद कमज़ोर जहन की अलामत है। तो कमज़ोर जहन वो होते हैं जो बस इधर उधर हैफेजर में भागते रहते हैं, कभी एक को फॉलो कर लिया, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। सही। शाजी साहिबा मैं आपकी जानिब वापस आऊँगी। उस्मान साहब, जैसे कि शाजी साहिबा ने बात की कि किसी दूसरे को देख के, एक तो सबसे पहले आपकी नज़र में मैं पूछना चाहूँगी कि मुस्तकिल मेहनत और मेहनत में क्या फ़र्क है, और जैसे कि बात की गई कि दूसरों को देख के जो है कि हम भी यही करेंगे, इसको कैसे ठीक किया जाए? जी, मैं सबसे पहले मुस्तकिल मेहनत और मेहनत का फ़र्क बयान करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने जद्दोजहद पाकिस्तान की है। ये लगभग कोई 100 साल की जद्दोजहद है। तो हमारे सामने मुस्तकिल मेहनत की एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है। जब 1857 में जंग आज़ादी हुई तो मेरे नज़दीक उसी वक्त मुसलमानों को ये महसूस हो गया कि हम एक ग़ुलामी में चले गए। और फिर 1947 तक बीच में जब 1906 में मुस्लिम लीग वजूद में आई, फिर 1929 में कायदे आज़म के 14 नकात, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में पास हुई, तो देखिए ये तकरीबन 70-80 साल का अरसा है जिसमें मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए, जिनमें मुसलमानों ने बरे-सगीर को बार बार ठोकरें लगी, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। उन्होंने आखिरकार कायदे आज़म के क़यादत के नीचे उन्होंने अपने आप को मुत्तहिद रखा और फिर आखिरी 7 सालों में फाइनली अपने टारगेट को अचीव किया। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। मेहनत तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं, बिकॉज़ कोई आप काम करने निकले, कोई आप चीज़ बना रहे हैं, कोई अपना, जैसे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट कर रहे हैं, तो वो एक टेम्प्रेरी सी मेहनत की डेफिनेशन है, जबकि एक मुसलसल मेहनत की डेफिनेशन के लिए मैंने ये मिसाल आपके सामने रखी। बहुत ही खूबसूरत। शैला साहिबा, आप किस तरह से इस चीज़ को देख रही हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं समझती हूँ कि जी सबसे पहले जो आप नियत करते हैं वो सच्ची हो और लगन जो है वो डिसाइड करते हैं आप कि आपने क्या काम करना है। बहुत सारे बच्चे या हम आपस में बड़े लोग भी अपना जो तरीक़ाकार होता है उसको बदल लेते हैं ना। जैसे मैं अब डॉक्टर बनना चाह रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी दोस्त मैट्रिक के बाद अब आजकल कंप्यूटर का दौर है, लेकिन आप इनडिसाइसिव होते हैं काफ़ी उम्र तक। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बचपन से बच्चों को घर में माएँ ये तालीम के साथ तरबियत करें कि जो जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है उसको चूज़ करें और फिर मुस्तकिल उसके ऊपर काम करें और हिम्मत ना हारें और अपने इरादों को, हज़रत अली जिस तरह करमल्लाह वजहो का फरमान है कि बहुत ज़्यादा लोगों पे ज़ाहिर भी ना करें, क्योंकि टाइम के साथ, वक्त के साथ हमारे जो अब सोशल मीडिया और इतना ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस है बच्चों के पास हर चीज़ है, तो सोचें जो है ना बहुत मुंतशिर रहती हैं बच्चों की, कभी राइट कभी लेफ्ट। आपके दोस्त जिस तरफ चल पड़े हैं, जो इन्होंने भी बात की है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप अपना हदफ हासिल कर सकते हैं। और बचपन से माँ का, बाप का किरदार है इसमें, बहन भाइयों का बड़े, जो आपको ये बताएं कि आपने
एक गोल जो सेट करना है उस पर किस तरह मुस्तकिल मिजाजी और हिम्मत जो की है वो हार आगे नहीं लेकर चलना है। शैला साहिबा, आपसे आपके पास वापस आऊंगी, एक ब्रेक के जाने बढ़ना है। शैला साहिबा ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि पेरेंट्स को जो है वो बचपन से ही बच्चों में जो इंटरेस्ट उनका है उसको किस तरह से पॉलिश करना है, इसमें पेरेंट्स का किरदार जो है वो अदा करना उनका बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आके यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी, बात हो रही है मुस्तकिल मिजाजी की, मुस्तकिल मेहनत की। शैला साहिबा ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि बच्चों में इंटरेस्ट जो है वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो देखें उनका किस तरफ इंटरेस्ट है, उसको किस तरह से पॉलिश किया जाए, ये पेरेंट्स को यहाँ पे रोल अदा करना है। शैला साहिबा, आप ही के पास वापस आऊँगी, आप इसे कंटिन्यू करूँगी। जैसे कि आपने बात की कि पेरेंट्स को जो है वो रोल अदा करना है, पेरेंट्स को किस तरह से पता चलेगा कि बच्चों में जो है वो बच्चों का इंटरेस्ट इस तरफ है, उनको जो है ये फील्ड जो है वो चूज़ करनी चाहिए? जी, बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं, जैसे मेरा एक नवासा है, वो हर वक्त जो है ना वो बिल्डिंग मटेरियल मुख्तलिफ चीज़ों से, घर की डेकोरेशन से, और वो आप आखिर में आके कहता है कि ये मैंने, अब आप देखें ये घर बना लिया, और वो वाकई देखने में 5 साल की उम्र में वो घर ही लगता है। तो ये इंटरेस्ट जो है ना, पेरेंट्स अगर गौर करें और तवज्जो दें बच्चों पे, तो उनको बचपन से पता चलता है। कुछ बच्चे, जैसे मेरे पास मेरे वेलफेयर ट्रस्ट में बहुत सारे बच्चे, 8 साल से मैं बच्चों को मॉन्टेसरी ट्रेनिंग करती हूँ, गरीब बच्चों को, और फिर वो क्लास 1 के लिए रेडी होते हैं। तो हमें बचपन से, मैं उनको जब उनके साथ आप इन टच होते हैं, रोज़ देखते हैं, तो आपको तभी पता चल रहा होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ जाएगा और कौन सा नहीं पढ़ेगा, किसका एप्टीट्यूड जो है वो, जैसे साइकिल है तो उसको ठीक करने, तो वो मैकेनिकल साइड पे जाएगा। जो एक्टिविटीज़ हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि उन पर तवज्जो दें कि वो क्या करें, तो उससे पता चलेगा कि उनका गोल क्या है। शादी साहिबा, जैसे कि शैला साहिबा ने बात की कि बच्चों के इंटरेस्ट को देख के जो है वो उनके गोल्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं है। फादर भी काम पे जा रहे हैं, मदर भी काम पे जा रही हैं, और बच्चों की जो परवरिश है वो या तो बेबी सिटर्स कर रहे हैं या उनकी ग्रैंड पेरेंट्स की बात की जाए तो ठीक है, वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वक्त के हिसाब से देखा जाए तो वो तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बच्चे के लिए रहनुमाई के हवाले से देखा जाए तो 2 या 3 इंस्टीट्यूट हम उनको कह सकते हैं। एक तो ये है ना तालीमी इदारा या उसका उस्ताद, दूसरा उसका घर है, तीसरी उसकी सोसाइटी है या उसका एनवायरनमेंट है। अब उसका घर जो है वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में है, आपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात की, इसी तरह दीगर रिलेटिव्स भी वहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर सबसे करीब 2 ही लोग होते हैं, 2 ही कैटेगरीज हैं, 2 ही इदारे हैं, और वो है एक वालिदैन और दूसरा उस्ताद। बिल्कुल। जो इंसान की इनबिल्ट जो इस्तेदाद होती है वो ज़रूर झलकती है, वो ज़रूर झलकती है, उसको थोड़ा सा पॉलिशिंग, ग्रूमिंग और उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बहुत शुरू में पता चल जाता है कि इनकी टेंडेंसी किस तरफ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो बहुत रिजर्व रहते हैं, ना वो खुल के बात करते हैं, ना वो खुल के अपनी ज़ात का या शख्सियत का इजहार करते हैं, ना वो इतने बोल्ड होते हैं, वो शाय से होते हैं। उनको एक जगह बिठा दो तो वो पूरा दिन वहाँ बैठे ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। कुछ जो हैं वो बिल्कुल निचले नहीं बैठते, वो तो उनको पकड़ पकड़ के आप लाएं तो कभी कहाँ गुस्से होंगे, कभी कहाँ गुस्से होंगे। तो ये जो फितरी इस्तेदाद है इसका पता चल जाता है जैसे ये ऐसा ऐसा। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे कि आपने बात की कि कुछ बच्चे तो शाय होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं और जहाँ बैठाते तो बैठ, लेकिन वो उन बच्चों में भी कुछ ऐसी जो है स्किल्स होती हैं जिनको उनको भी पता नहीं होता कि हमारे अंदर ये स्किल्स पाई जा रही हैं। उनको किस तरह से बताया जाए कि जी आपकी ये स्किल्स हैं और आप इसको लेके आगे चलें? देखिए, कोई भी बच्चा किसी भी सूरत में मौजूद है आपके सामने, चाहे वो किसी भी तरह की एक्टिविटी में है, तो आप उसको जज कर सकते हैं। उसका मसलन अगर लिखने पढ़ने का काम है ना, अगर एक टीचर है और उसके सामने क्लास में 25-50 बच्चे बैठे हैं,
तो वो वहाँ से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा बच्चा उसका इंटरेस्ट लेवल किस तरफ है, कौन सा किस किस्म की एक्टिविटी में। अब देखिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है कि जिसमें बच्चे को ज़्यादा टॉक टाइम बच्चे का भी ज़्यादा है, टीचर से कम, टीचर का कम है। इसी तरह ग्रुप वर्क है या पेयर में काम है या उनको एक्टिविटी बेस्ड जो है वो टीचिंग की जाती, उसमें बच्चा कहीं ना कहीं अपना रास्ता जो है वो निकाल लेता है। वहाँ पर फिर अगर मुनासिब रहनुमाई, कुछ बच्चे हमारे यहाँ एक रुझान पहले ये था कि मैट्रिक करने के बाद भी और इवन के इंटर करने के बाद भी बच्चों को खुद पता नहीं होता था कि हमने कौन सी फील्ड में जाना है। अभी तो कैरियर काउंसलिंग का भी ट्रेंड है और अभी स्कूलों के अंदर भी इस तरह का रुझान मौजूद है। अब बच्चों के पास एक बहुत वास्ट फील्ड है, इंटरनेट के थ्रू उनके पास इंफॉर्मेशन का एक जहान है। मैं तो कहती हूँ कि पूरा ग्लोब उनकी थंब के अंडर है, 2 अंगूठों के साथ वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं। उनको पता है कि इस चीज़ में हमारा जो है वो इंटरेस्ट है या उधर जाना है, तो फिर वो ऐसा ऐसा उसकी तरफ खुद यानी कि जिस बच्चे का जिस पे इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल ही लेता है अगर उसे अपना गोल अचीव करना है। उस्मान साहब आपके पास आना चाहूँगी कि जैसे कि बात हो रही है, एक तो बच्चों की बात भी हो गई, बच्चों के इंटरेस्ट की बात भी हो गई, अब मैं मेहनत की बात करना चाहूँगी कि कुछ वो लोग हैं जैसे कि अगर बात की जाए लोअर और मिडिल क्लास तबके की, वो लोग शुरू से मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी नज़र में वो कामयाबी होते हैं, लेकिन वो जिस स्टेज पर होते हैं वो उसी स्टेज पर रहते हैं, कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाते। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम अरसे में कम मेहनत तो नहीं कहूँगी, लेकिन कम ही अरसे में वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो कामयाब हो जाते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। यहाँ पे फ़र्क 2 चीज़ों का किरदार है, एक तो मेहनत और साथ किस्मत भी ऑफ कोर्स। सो जैसे शुरू में ये बात करी थी कि अहदाफ किस तरह के होने चाहिए, तो पहली बात ये है कि आपके गोल्स बड़े रियलिस्टिक होने चाहिए। हमें बच्चों को, जैसे मैम ने भी बात की, ये बताने की ज़रूरत है कि आपके कौन से गोल्स ऐसे हैं जो कि अनरियलिस्टिक हैं। आजकल बच्चे ग्रोइंग एज में बहुत से अनरियलिस्टिक गोल्स अपने जहन में बिठा लेते हैं और फिर उस गलत डायरेक्शन में वो एफर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उसको नहीं अचीव कर पाते। और मुस्तकिल मेहनत में मेरे नज़दीक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि बार बार मेहनत करना, बिकॉज़ आप एक हदफ अपना सेट करके जब उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें सक्सेस मिले, आप उसमें फ़ेल भी हो सकते हैं। तो मुस्तकिल मेहनत का दूसरा मतलब ये भी है कि आप दोबारा नए सिरे से कोई नया हदफ सेट करें और फिर उसके लिए एफर्ट करें। आप फिर उसमें फ़ेल हो, आप फिर नया हदफ सेट करके उसमें फिर नए सिरे से मेहनत शुरू करें। सो ये एक और डेफिनेशन है मुस्तकिल मेहनत की। जहाँ तक बात है कि कुछ लोग थोड़े से अरसे में, हमारे नज़दीक बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि वो रातों रात अमीर बनते हैं। जैसे वो एक बुक भी लिखी गई थी, एक्सीडेंटल बिलियनियर्स ऑन द फाउंडर्स ऑफ फेसबुक। सो दिस इज़ प्योर लक, और इसमें यानी कि इसमें कहीं ना कहीं लक का भी जो है वो बहुत बड़ा किरदार है। शैला साहिबा, बात हो रही है कि जी कम अरसे में जो है वो बहुत सारे लोग मेहनत करके ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों लगे रहते हैं, सालों लगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। अच्छा, लोग हौसला अपना जो है वो हार मान जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए कि लोग अगर काफ़ी साल भी मेहनत करें लेकिन उनको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए? जी बेटा, पॉजिटिविटी जो है ना वो इंसान के लिए बेसिक चीज़ है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पे चलने से मेरा ये वो है कि जो मुसलमान है वो कभी भी अपनी उम्मीद को ख़त्म नहीं करता और वो रब पे भरोसा करके चलता है, और वो भरोसे के साथ उसका तवक्कल भी अगर पूरा हो तो वो हदफ हासिल करने में ज़रूर कामयाब होता है। ये मेरी अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है कि जब आप सिंसियर हैं अपने काम में, चाहे आपको लोग गिराने की कितनी कोशिश करें, और आपको, जैसे मैं जो काम करती हूँ उस हवाले से आपको बात करूँगी कि सारी आप बहुत छोटी उम्र से ये काम शुरू करते हैं। जो आपने सोशल वेलफेयर है ना, ये पैदाइशी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है कि आप जब छोटे से भी होते हैं तो आपका दिल करता है कि ये शेयर कर लूँ किसी से, और मदद करना। स्कूल्स में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ग्रो करती है आपके अंदर, और फिर वक्त के साथ साथ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि मैंने जो भी करना चाहा अल्लाह के लिए, और जो भी मेरा हदफ था, यानी कि आपको गोल्स जो है वो सेट करने के साथ साथ जो है वो ईमान की मजबूती भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद यहीं से आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
मेहनत से ही जो है आप मुश्किल अहदाफ को हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हमारी आज मेहमान ने ये बात की कि अगर आप हौसला हार जाते हैं, हार मान जाते हैं, आपको हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मेहनत करने की ज़रूरत है और उम्मीद जो है उसका दामन आप कभी ना छोड़ें। और साथ ही साथ ईमान जो है उसकी मजबूती कितनी ज़रूरी है। शैला साहिबा, आपकी जानिब भी वापस आऊँगी कि आपने ईमान की बात की। आजकल तो ईमान मज़हब से तो लोग बहुत ही दूर हो गए। ये अफसोसनाक बात है और इसका हमारे जैसे अब बूढ़े लोगों को बहुत गम है। और हम दुआ मैं तो अल्लाह से करती हूँ कि हमारे बच्चों को राह रास्त पे रखे और ये जो इतना सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है उससे बचाए। और मगर पेरेंट्स का इसमें फिर वो एक दोबारा बात आ जाती है कि हमने अपने बच्चों को बताना है। अगर मेरे नवासे नवासी हैं तो मैं उनको बता रही हूँ कि कौन सा सीधा रास्ता। सही। जैसे कि शैला साहिबा ने सोशल मीडिया की बात की, शाज़िया साहिबा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया एक पॉजिटिव साइड भी है उसकी, आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो लाजमी है कि इसको हम इसी ज़ुमरे में देखें कि जी उससे नेगेटिव ही असरात आ रहे हैं। देखिए ये सेंस डेवलप होना इट टेक्स टाइम, व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड व्हाट इज़ नेगेटिव। अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, तो आप पॉजिटिविटी की तरफ ट्यून होंगे और आप के अंदर ये खुद इख्तियारी जो है ना, ये इसका एहसास एक ज़िम्मेदारी भी पैदा करेगा कि बेशक सारी दुनिया मेरे सामने है लेकिन उसमें अच्छा और बुरा क्या है, मैंने किस रास्ते पे चलना है तो मैं कामयाब होऊंगा। और समटाइम ये होता है कि हम रास्ता तो इख्तियार कर लेते हैं, हम अपने टारगेट सेट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी दुश्वारी आती है तो हम फ़ौरन बैक फुटिंग पे आ जाते हैं। इकबाल ने कहा था कि तू रह नवर्दे शौक है मंजिल न कर कबूल, तू रह नवर्दे शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, और ए जुए आप बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज़, ए जुए आप बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। जब हमारा एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स और एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जब हम ये देखते हैं कि कहीं पे हमें थोड़ी सी अप्स एंड डाउन कुछ ज़िंदगी में, और वो तो लाजमन आते हैं, कोई बहुत आइडियल ज़िंदगी किसी की भी नहीं होती और कामयाबी सबको प्लेट में रख कर नहीं पेश की जाती। किस्मत जो है वो कभी कभी कारगर होती है, उसकी परसेंटेज बहुत कम है, 1% 2% लोग ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटली जो है कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मेहनत जो है उसको तो कामयाबी की वो सीढ़ी है जो आपको कभी भी धोखा नहीं देती। आपको तजर्बात, आपको मुशाहिदात, आपके आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ते चले जाते हैं तो आप इस सीढ़ी पे कदम रखते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। उस्मान साहब, जैसे कि अभी हम मज़हब की बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप बहुत 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 मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो उसका फल आपको ज़रूर इनायत फरमाता है। लेकिन आजकल हम इस दौर में देख रहे हैं जहाँ पे हमें पेंडेमिक का सामना है, लोग घरों तक महदूद हो गए हैं, ऑफिसेज बंद हो गए हैं, स्कूल्स बंद हो गए हैं, सुस्त रवि का शिकार हो गए हैं और साथ ही साथ मज़हब से भी दूर हो गए हैं। तो ये तो ऑलरेडी जो है वो हौसला शिकनी हो रही है। जी, मज़हब से दूर होने की के ऊपर मैं बात करूँगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम इंसान, जिसका मफ़हूम ये है कि हम इंसान को आजमाएंगे खौफ के साथ, भूख के साथ, समरात के छिन जाने के साथ। तो समरात का छिन जाना क्या है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10 इयर्स या 10 साल एक मकसद के लिए एफ़र्ट करते हैं और 10 साल के बाद आप फिर भी उस हदफ को अचीव नहीं कर पाते। सो ये टेस्ट हमारी ज़िंदगी में आते रहेंगे। हमें आजकल अनफॉर्चुनेटली आज से 20 साल पहले जब हम टीवी को ऑन करते थे तो हमें बहुत से स्कॉलर्स मिलते थे, जैसे इशफाक अहमद साहब, और मुझे अभी भी याद है बचपन में उनका एक प्रोग्राम आया करता था जाविया, यहाँ पे बैठ के वो बहुत दानिशमंदाना गुफ्तगू करते थे। इस तरह की ग्रूमिंग आजकल की सोसाइटी में नहीं है। हम बहुत लैक करते हैं और वो तमाम लोग जो इस फ़िक्र के मुतहम्मिल थे अब वो कहीं हमें टीवी चैनल्स पे नज़र नहीं आते, बल्कि सिर्फ नफ्सा नफसी और वो नज़र आ रही है, जिसकी वजह से एक
ये डिप्रेशन और ये चीज़ें भी बढ़ रही हैं। सो अगर हम रिलीजन को साथ रखें, जैसे आपने पूछा कि मज़हब का रोल क्या है, तो हमें फिर इस सारी पिक्चर, एक लार्जर पिक्चर समझ आती है कि एफ़र्ट करना, मेहनत करना, किसी चीज़ का हासिल होना या ना होना, ये कहाँ फिर जाके आपस में सब चीज़ों का कनेक्शन बनता है। तो फिर हम एक बेहतर तरीके से अपनी एफ़र्ट को भी फोकस तरीके से कर सकते हैं और अपना गोल भी अचीव करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। सही। शैला साहिबा, गोल्स की बात हो रही है, बच्चों की तो हमने बात की कि पेरेंट्स को रोल अदा करना है कि जी बच्चों के क्या इंटरेस्ट, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उससे जो आप उनके गोल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, हम ये देख रहे हैं, हमने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे बच्चे जो जवान हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता मैट्रिक के बाद भी उन्होंने कौन सी फील्ड रखनी है, इवन इंटर के बाद भी उनको पता ही नहीं होता। बच्चे पढ़ कुछ रहे होते हैं और पढ़ने के बाद कुछ डिफरेंट ही जॉब्स कर रहे होते हैं। उनको कैसे बताया जाए कि आपने क्या गोल सेट करना है और क्या उनके लिए गोल ठीक भी है या नहीं? जी बेटा, बिल्कुल। असल में बात ये है कि फिर यहाँ पेरेंट्स का या जो भी आपके बड़े हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है। और मैं समझती हूँ माशरे में जो पढ़े लिखे लोग ऑलरेडी, जैसे हमारी उम्र के लोग हैं, और ये बेहतरी जो है ना, वो कोई हुकूमतों का काम नहीं है, ये माशरे के लोगों का एक, जैसे मैं एक मोहल्ले में जैसे रहती हूँ और मेरे आसपास बहुत सारे बच्चे हैं और मैंने एक उम्र अच्छी गुजारी है और मेरे पास एक्सपीरियंस है कि अल्लाह पे तवक्कल करके कैसे कामयाब हुआ जा सकता है, तो हम फिर उन बच्चों की तरबियत करें, उनको उनके पास उनको बुलाएं, बिठाएं और उनको इंसेंटिव दें। सही। देखिए ना, अगर मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं तो मैं रोज़ उनको कोई इंसेंटिव देती हूँ कि आज आपने एक मजमून लिखना है। सही। खुद से, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि एक आइसक्रीम आप सबकी होगी। तो ये बच्चों को तरबियत का हिस्सा और दीन की बात हर बात में लाएं, बार बार लाएं। यानी तो जब आप बच्चे जो है वो मजहब से करीब हो, जब रेपिटेशन से ही बच्चा सीखता है ना। सही। अब आपने एक दफ़ा कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना है, लेकिन आपने हर दफ़ा उनको, जैसे ही मैं उनका लंच रखूंगी, मैं कहूँगी अच्छा जी सब दुआ पढ़ लें। सही। और खा लिया है तो अब आप अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ना लाशऊरी तौर पे आपके अंदर चीज़ें जज्ब हो जाती सही। हैं, फिर उसे खाने की ज़रूरत नहीं रहती, वो सीख लेते हैं। शैला साहिबा, जैसे भी आपने बात की, यहाँ पे भी जो है नौजवान नस्ल में भी जो है वो पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो नौजवान नस्ल जो है वो सुनती नहीं है, वो कहती है मम्मा आपको नहीं पता, डैडी आपको नहीं पता, हमारे दोस्त मतलब आजकल बहुत तरक्की कर गई है और हम तो ये फील्ड चूज़ करेंगे। बेटा, एक बात जो मुझे अब माशरे में, अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि हलाल और रिस्क और हराम रिस्क में जब तफरीक नहीं रहेगी ना, तो आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि जो खून, जो ब्लड में आप खिला रहे हैं ना उनको, उसका बहुत असर है। ये चीज़ हम मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि ये रिस्क कहाँ से चल के आ रहा है ना। सिर्फ फैशन, लेटेस्ट चीज़ें, तो ये तो घर में पता होना चाहिए ना कि जो आपके शौहर कमा के ला रहे हैं आप, तो वो एन रिस्क के हलाल है कि नहीं। तो जब आप बच्चों को हलाल रिस्क नहीं खिलाते तो हराम काम ही होते हैं। अब जितना इस वक्त एग्रेशन है ना बच्चों में, अगर आप वॉर करेंगे तो वो जो एग्रेसिवनेस है ना, वो इन चीज़ों से बढ़ रही है। आपके छोटे छोटे बच्चों के पास इतने बड़े मोबाइल फोन हैं, तो वहाँ क्या सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ आजकल तो शैला साहिबा ज़रूरत बन गई है, अगर आपके पास फोन से, अगर आप लैपटॉप्स नहीं, आप एजुकेशन ही हासिल नहीं कर सकते। नहीं, वो तो मैं, उसका पॉजिटिव साइड है ना, ये बच्चों की तरबियत। अगर मैं सारा दिन फोन पे बैठी रहूंगी और कोई फजूल चीज़ देख रही हूँ, तो मेरा नवासा नवासी, मेरे बच्चे जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, वो क्या सीखेंगे। मेरा काम है ना कि उस फोन से उनको पॉजिटिव चीज़ निकाल के दिखाना। लेकिन जब पेरेंट्स पूछे कि आप क्या कर रहे हैं और इतने घंटों से क्या कर रहे हैं, और बच्चे आगे से कहें कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तो जी फिर घरेलू तरबियत, माँ बाप की वो जो कहते हैं ना औकाब की निगाह, और अच्छी बात हर वक्त रिपीट करना है। सही। कि आपने और आपने वो उनको बताना है जो आप खुद भी करते हैं। ये सही, यानी कि बच्चों को जो है, शैला साहिबा माजरत के साथ ब्रेक की जानिब जाऊंगी, बच्चों की जो इंटरेस्ट है, पेरेंट्स जो है वो उनको देखें, उनकी एक्टिविटीज़ को देखें और उससे जो है वो ये देखें कि बच्चों के ये गोल्स हैं और उनको मजहब की जानिब भी लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। विल बी राइट आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। आपने जाना
अभी तक की गुफ्तगू से कि मुस्तकिल मेहनत भी ज़रूरी है और अपने गोल्स को कैसे अचीव किया जाए वो भी आपने जाना। अब हम बात करेंगे कि तालीम से ही जो है वो तरक्की की राहें हमवार हैं। शाज़िया साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी कि बेसिकली इल्म से, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि इल्म से क्या मुराद है और इसमें रस्मी और गैर रस्मी तालीम क्या दोनों शामिल हैं? जी बिल्कुल, इल्म की तो देखें बेशुमार शाखें हैं, लेकिन एक होती है जो हम फॉर्मल एजुकेशन जो हम हासिल करते हैं, जो किसी इदारे के ज़ेरे निगरानी बाकायदा तौर पे वहाँ डिप्यूटेड स्टाफ होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक जो है फील्ड्स होती हैं, तो वो हो गई रस्मी तालीम। और एक होती है थोड़ी सी गैर रस्मी इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर हम तालीम को तरबियत से अलग करें तो तालीम कुछ भी नहीं है। तालीम और तरबियत दोनों को हम साथ साथ लेकर चलते हैं। लेकिन तालीम जो है, अब आप देखें कि आए दिन हमें ज़रूरत होती है इसमें मॉडिफिकेशन की। अगर आज से हम 100 साल पहले चले जाएं तो उसके करिकुलम को हम देखें कि उस वक्त जो करिकुलम सेट किया गया था वो उस दौर की ज़रूरत के मुताबिक था। उसमें जो सब्जेक्ट थे वो उस दौर की ज़रूरत के मुताबिक थे। उस वक्त जो नॉलेज थी वो उस दौर की ज़रूरत के मुताबिक थी। अगर उससे भी पीछे चले जाएं तो कई इलाकों में एक आध उस्ताद मुयस्सर होता था, और चूंकि छापाखाने नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो कोई कलमी नुस्खे की ज़रूरत में एक आध किताब किसी शख्स के बाद पास होती थी, और वो अपनी फील्ड में मसलन कोई फ़लसफ़े का माहिर है, कोई तिब का माहिर है, कोई इल्म रियाजी का माहिर है, तो जिनको तालीम हासिल करनी होती थी वो अपने लाइफ में से टाइम निकाल के, यानी वो उसके लिए कई कई साल स्पेंड करते थे किसी के पास दूसरी जगह जाकर रहना, ट्रैवल करना, वहीं पर रहना, और वहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल करके या जो निसाब या जो इल्म उस्ताद के पास होता था उसको हासिल करके वापस आते थे। सही। लेकिन और उसकी मिसाल हमारे, बल्कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम सब वाकिफ़ हैं उनसे। सर सैयद अहमद खान के रुफ़का में थे और उर्दू के अनासर खमसा में वो शामिल हैं, उर्दू के पहले नावलिस्ट हैं वो। तो वो अपनी तालीम का अहवाल जब बयान करते हैं, वो कहते हैं मैं और मेरा भाई एक दूर दराज कस्बे में एक मस्जिद में जाकर चंद साल रुके, वहाँ रहे, और इनकी उम्र उस वक्त 7 साल थी, इनके भाई की उम्र 5 साल थी। वो मस्जिद में रहते थे बतौर तालिब इल्म, और इलाके के लोग उन्हें खाना वगैरह शाम को दे देते थे, या वो उनके घरों से जाके खाना कलेक्ट करते थे। वो कहते हैं कि हम गर्मी सर्दी को ऐसे बर्दाश्त करते थे कि सर्दियों की रातों में सफ़ के अंदर अपने आप को लपेट लेते थे और रोल कर लेते थे, और सुबह जब मस्जिद का मौलवी आता था तो वो सफ़ को यूं ठोकर लगाता था और वो अनरोल होते होते उसमें से हम बाहर निकलते। तो इतनी दुश्वारियाँ सही जाती थी, किसके लिए? इल्म के लिए। अब फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा है। अब जो है हमारे कुर्बो जुबार में हर जगह जहाँ पे भी हम देखें तो इंस्टीट्यूट हमें अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर या दीनी मदारिस जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये सोसाइटी जब ये सेट करती है ना अपने गोल्स को, सोसाइटी ये सोचती है कि मुझे, मेरे बच्चे को या हमारी कौम को किसकी ज़रूरत है, क्या उसे शहरी हकूक़ का पता हो, उसे अपने मज़हब का नॉलेज हो, उसे हमारी समाजी और माशरती जो अक़दार और रिवायात हैं उनका पता हो कि एक इस सोसाइटी में मैं अगर एग्जिस्ट करता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान का कल्चर क्या है, उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली सोसाइटी सेट करती है गोल्स, मकासद बनाती है, उन मकासद पर करिकुलम सेट होता है, उस करिकुलम को डिलीवर करने के लिए कंटेंट यानी कि एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। उस्मान साहब, इल्म की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि इल्म जो है क्या वो सिर्फ दरसगाहों से ही हासिल कर सकते हैं? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि जो किताबों से इल्म हासिल करते हैं वो सिर्फ किताबों की हद तक महदूद है और प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और है। जी बिल्कुल। तालीम तो स्पेसिफ़िकली वो है जो आप स्कूल और कॉलेज में हासिल करते हैं। इल्म तो रोज़मर्रा ज़िंदगी का भी इल्म है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करें। ठीक है। सो इल्म की बिल्कुल आजकल तो ये मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि एक इंसान अगर एक कुंबा जो कि अनपढ़ है या इतनी तालीम याफ्ता नहीं है, अगर उस घर में एक फ़र्द अगर पढ़ लिख जाए तो वो पूरे कुंबे की खुशहाली का सबब बनता है। और आजकल मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत से गरीब लोग जिनके पास इतने वसाइल भी नहीं हैं, वो अपने बच्चों को अपने साथ कोई अगर फॉर एग्जांपल रेडी लगा रहा है या कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, मजदूरी, वो भी चाहता है, मैंने खुद ये पर्सनली चीज़ देखी है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए। ये रुझान अब लोगों में आ गया है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि अब लोगों को ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि जो इनफरादी तरक्की है
की वाहिद सीढ़ी जो है वो एक अच्छी तालीम है। और ठीक है, कारोबार भी, अगर कई लोग हैं जो तालीम को छोड़ के कारोबार की तरफ फोकस करते हैं और उसमें भी बहुत ऊपर चले जाते हैं, बट उसके अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं हम माइंडसेट का होना जरूरी है, सोच का होना और जरूरी है, उसके अंदर चांस ऑफ सक्सेस थोड़ा कम है। अच्छा, कुछ लोग देखें, कारोबार तो हजारों लोग कर रहे हैं और वो छोटे से कारोबार से शुरू करते हैं और छोटे पे ही बैठे रह जाते हैं। बट तालीम एक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अगर पढ़ लिख के एक स्पेसिफिक सही डायरेक्शन में अपने प्रोफेशन को चूज़ करें तो आपकी अगली 5-6 नस्लें बदल जाती हैं। विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। शला साहिबा, तालीम और तरक्की का आपस में क्या ताल्लुक है? मेरा ख्याल है कि औरतों की तालीम जो है ना, वो लड़कों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने पूरे घर को चलाना है। तो तरक्की तो यकीनन आप जब करेंगे, जब हर तरह के अलूम हैं दुनिया में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम दरसगाहों से ही वो इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो भी सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे हैं और ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, क्योंकि वो ना जो लड़कियां हैं ना, वो बड़ी मुझे जो लगता है आजकल उनके अंदर ये स्पेशली शौक और जज्बा है कि हम भी घरों के लिए मुफीद साबित हैं। और आप देखती हैं कि 40% लड़कियां हैं, 50% लड़कियां हैं। इस पेंडेमिक में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो घरों में महदूद हैं, ख़वातीन की मैं बात करूंगी, उन्होंने अपनी स्किल्स को एनहांस किया और इतने अच्छे अच्छे बिजनेसेस शुरू किए जी। और वही है ना कि घर की तरबियत से खाना पकाना सीख लिया है, तो वो केटरिंग कर रही हैं और केक्स बेक हो रहे हैं। और वो इसका सोशल मीडिया का एक फ़ायदा ये भी उनको हुआ कि वो बाहर निकले बगैर अपनी प्रोडक्ट को बेच सक रही हैं, जो भी वो काम कर रही हैं। तो ये जो तरक्की जो है ना, इल्म तो ज़रूरी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इल्म हासिल करना पड़े तो चीन तक भी जाना पड़े तो जाइए। तो इल्म तो हर तरह के हैं ना, फल्कियात हैं, ज़मीन है, समुंदर के अंदर क्या क्या नहीं अल्लाह ने हमसे कहा कि गौर करें और फिक्र करें। तो हर बच्चा अब स्कूल नहीं जा सकता ना, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ है। तो अब घर घर में ज़रूरत है कि जो पढ़ा लिखा फ़र्द है वो एक को पढ़ाए। अगर हम एक इस तरह का सिस्टम बना लें आपस में कि अगर मुझे तो कुछ आता है तो मैं आगे उसको ट्रांसफ़र करूं, उसको दूं, चाहे वो खाने पकाने का इल्म है, चाहे कपड़े सीने का हुनर है, कोई भी हुनर, स्निटिंग है, स्टिचिंग है। लेकिन ये अगर हम एक माइंड सेट है, अगर सब ख़वातीन जो इस वक्त फारिग हैं और कुछ नहीं कर रही, तो अगर वो ये पकड़ लें कि हम अपने रिश्तेदारों के बच्चे या जो कम नीडी पीपल हैं, जो कम वसाइल वाले लोग हैं, उनको कुछ इकट्ठा करके थोड़ा सा उनके साथ मदद शुरू कर दें। किसी को सिलाई मशीन ले दें, सिखा दें, तो एक स्कूल खुल जाता है, वहाँ 2 बच्चियाँ और आ जाती हैं। तो ये ना माशरे में एक मतलब माइंड सेट जो है ना कि आप खुद पसंदी ख़त्म करें, सेल्फलेस होके काम करें। तो ये दुआ करते हैं कि हम इस तरह के हो जाएं ताकि हमारे वतन को, हमें हुकूमतों में, हम गरीब मुल्क जो होता है ना, वो सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकता। यानी कि हमेशा जो है वो हुकूमत पे रिलाई नहीं करना कि हुकूमत ही हमारे लिए कुछ करे, आपको भी कुछ करने की ज़रूरत है, आपको भी अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है। एक ब्रेक के पर जाएंगे और ब्रेक के वापस आने के बाद हम बात करेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो जो बच्चों को बचपन से कहते हैं कि जो आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, पेरेंट्स के माइंडसेट को किस तरह से चेंज किया जाए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो हमें प्रमोट करना है, पॉलिश करना है चीज़ों को, और हमेशा हुकूमत पे ही नहीं रहना कि हुकूमत ही हमारे लिए चीज़ें करे। हमें ख़ुद भी जो है वो ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। एक शहरी होने के नाते हमें भी अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। शाजी साहिबा, आपकी जाने पाऊँगी कि पेरेंट्स, हमने देखा है पेरेंट्स जो है वो बचपन से ही, जी आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने जो है वो टीचिंग करनी है, इस माइंडसेट को जो है वो किस तरह से चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम बेशक कहते हैं कि हमारा जो है मुल्क बहुत तरक्की कर गया है, जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन माइंडसेट आज भी यही देखने में आता है। देखिए, एक तो ये कि हम ज़िंदगी में इनफरादी तौर पर भी देखें ना, तो हम दूसरों के हिस्से की ज़िंदगी
जीने का इख्तियार भी अपने पास रखना चाहते हैं, चाहे वो हमारी औलाद है, चाहे हमारी बीवी है, चाहे हमारी बहन है। जैसे कि शैला साहिबा ने बात की, खुद पसंदी को हमें ख़त्म करना। ख़ास तौर पर जो ये मामलात जो है ना इस तरह के, यानी हमारी चूँकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो मर्द अपने करीब जो उसके ख़वातीन हैं, जैसे किसी से बहन है या बेटी है या बीवी है, तो वो डोमिनेट करते हैं, उसके हिस्से के डिसीजन खुद लेने की कोशिश करते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अभी भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, हमारे रूरल एरिया में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि घर के बड़े तय करते हैं कि बेटियों को तालीम दिलवानी है या नहीं दिलवानी। बहुत सारे कबाइल ऐसे हैं, बहुत सारे कस्टम्स हमारे यहाँ ऐसे हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसी रवायात तरतीब। मैं खुद, मेरा चूँकि टीचिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट नियर अबाउट 20 to 25 ईयर है, सही, तो मैं खुद ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरी हूँ कि एक बहुत ब्रिलियंट बच्ची, एक बहुत बोर्ड की टॉपर बच्ची जो है, उसको अलाउ नहीं है कि वो आगे पढ़े, क्योंकि उसे अपने गांव से दूसरे गांव में ट्रैवल करना पड़ेगा या कुछ। तो वहाँ पर एक बच्ची की मैं मिसाल मसलन देती हूँ कि वो उस बच्ची ने मैट्रिक में जो है बोर्ड में 2nd पोजीशन हासिल की, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि बस हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 10वीं पास करवाने तक हम इजाज़त दे सकते हैं, इसके आगे हमारी बच्ची नहीं पढ़ेगी। मैं उस बच्ची के घर गई, मैं उनके पेरेंट्स से मिली, उसकी वालिदा तो कहती है मेरा कोई इख्तियार नहीं है। उसके वालिद को बुलाया, तो मुझे हैरत ये हुई कि उसके वालिद खुद स्कूल टीचर थे, बॉयज़ स्कूल पे वो पढ़ाते थे। मैंने कहा आप खुद टीचर हो के आपको पता भी है कि मेरी बच्ची की एकेडमिक सिचुएशन क्या है, वो कितनी ब्रिलियंट बच्ची है और वो बच्ची बहुत कुछ कर सकती है, तो आप उसको रोकें। वो कहते हैं मेरा इख्तियार नहीं है, मेरे वालिद बच्ची के दादा जिंदा हैं, वो फैसले करते हैं। तो जहाँ पर इस किस्म की भी सिचुएशन, यानी कि कितने ज़्यादा बैरियर्स आ रहे हैं बच्ची को एक फ्यूचर अपना बनाने के लिए। पेरेंट्स, हम लोग कहते हैं पेरेंट्स का हक है, लेकिन यहाँ पे तो लाइक यू नो इतने बड़े बड़े बैरियर्स आ रहे हैं। देखिए ना, वो एक शेर है कि गुलहाए रंग रंग से है जीनते चमन, गुलहाए रंग रंग से है जीनते चमन, ए ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। इसका मतलब ही यही है कि हम में से हर इंडिविजुअल जो है अपनी पर्सनैलिटी का एक अलग रंग रखता है, एक इनफरादियत रखता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है, और वो इस कायनात में उसकी रेपिटेशन कोई नहीं है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपका मुतबादल कोई नहीं है, मेरा मुतबादल कोई नहीं है। हम में से कोई भी शख्स जो है वो दूसरे को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अल्लाह ने कुछ सोच कर हमें एक दूसरे से मुमताज़ बनाया। हम एक घर में परवरिश पाने वाले अगर 6 बहन भाई हैं, तो 6 के 6 अपने मुख्तलिफ रुझानात, मुख्तलिफ पसंद नापसंद, मुख्तलिफ ख्वाब, मुख्तलिफ ख्वाहिशें, मुख्तलिफ मकासद रखते हैं। तो हमें डिफरेंट डायरेक्शंस चाहिए, हमें उनमें जो है एक्सेस चाहिए, हमें इजाज़त चाहिए कि हम अपनी ज़ात की दरियाफ्त का सफ़र, यानी कि इजाज़त का एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे जो है वो रेज हो रहा है कि इजाज़त भी जो है वो बच्चों के गोल्स को अचीव करने में जो है एक बैरियर बनता है। उस्मान साहब, बैरियर की बात हो रही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े बैरियर्स जो हैं वो आ रहे हैं। पेरेंट्स इवन इजाज़त दे भी हैं तो वो ये कहते हैं कि जी ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहे, इस वजह से हम बच्चे को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। तो ये कितना जो है तरक्की में हम इसमें लैक करें। ऑफ कोर्स एक बच्चा इतना ब्रिलियंट है, लेकिन उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा क्योंकि हमारा मुआशरा जो है इजाज़त नहीं है हमारा। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, यहाँ पे पूरे निज़ाम तालीम की तब्दीली या इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। द थिंग इज़ कि जो हम देखें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो डायरेक्टली स्टेट की ज़िम्मेदारी है। मैं दोनों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने जिक्र किया इनफरादी ज़रूरत तालीम की जो है उसके ऊपर, मैं थोड़ा सा इज्तिमाई लेवल पे इस पे बात करना पसंद करूँगा कि जैसे कि हमारा टॉपिक भी है कि तालीम की अहमियत तरक्की के अंदर जो क्या होती है। अगर एक कौम की तरक्की की बात देखी जाए तो यूनिवर्सिटी इज़ द मेन प्लेस। पहले स्कूल और फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी, दीज आर द 3 स्टेप्स जहाँ से बच्चे ऊपर आते आते और एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पर सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं और ओवरऑल मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल कॉपी सिस्टम और रट्टा सिस्टम जो हमारे यहाँ बड़ा मशहूर, वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली 2021 में भी राइज है। बात की कॉपी की, आजकल तो बच्चों का फ्यूचर कुछ है ही नहीं क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे कि बच्चे अगर पेपर्स दे रहे हैं तो वो चीटिंग कर रहे हैं, मगर टीचर को नहीं पता क्योंकि वो तो ऑनलाइन पेपर है।
जी, उसके अलावा भी आपको असाइनमेंट्स बनी बनाई मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स बने हुए मिल जाते हैं। तो तरक्की का तो हम छोड़ ही दें सोच रहे पेंडेमिक में, क्योंकि फ्यूचर तो पहले से ख़राब हो रहा है। अब मगरिब की यूनिवर्सिटियाँ क्यों दुनिया में पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 10वें नंबर पे क्यों होती हैं? बिकॉज वहाँ पे कुछ भी आप कॉपी नहीं कर सकते, कोई भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट है वो रिसर्च ओरिएंटेड होता है। आप जब तक रिसर्च यानी जिसे हम तहकीक कहते हैं आप नहीं करेंगे, आप अपना कॉन्सेप्ट से आपके क्लियर नहीं होंगे, आप अपनी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट नहीं बना सकते। और जब आप एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट नहीं बनाएंगे तो आप अल्टीमेटली डिग्री नहीं अचीव कर सकेंगे। सो साबित ये हुआ कि वहाँ की तालीम जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, कि तहकीक के ऊपर मबनी है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जिस तरह से होते हैं वो बिल्कुल कोई पेशेवराना तरीका नहीं है। जैसे कि आपने भी रिसर्च की बात की कि बिल्कुल रुझान है ही नहीं इस तरफ, तो रिसर्च के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, जो कि आजकल हम बच्चों में देख ही नहीं रहे। बुक्स से तो कहीं बहुत दूर ही भाग रहे हैं, पढ़ाई से। इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए कि बच्चों को जो है किताबों की जानिब राग़िब किया जाए कि आप पढ़ें। यहाँ पे फिर असातिज़ा का किरदार आता है। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ आवर टीचर्स आर नॉट ऑफ दैट कैलिबर, ठीक है। यहाँ पे असातिज़ा की ग्रूमिंग के लिए भी कोई सरकारी सतह पर, रियासत की सतह पर कुछ ऐसे इदारे हों जो उनकी तरबियत करें और टीचर्स को सेलेक्ट करते हुए उनकी एजुकेशन भी देखी जाए, उनका नॉलेज एजुकेशन से ज़्यादा देखा जाए। बिकॉज अनकरीब हम अक्सर बात करते हैं कि वो दौर आने वाला है जब आप किसी जगह पे नौकरी के लिए जाएंगे तो वो आपकी डिग्री एक तरफ रख के आपसे पूछेंगे कि आपको काम क्या आता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। डिग्री की अहमियत ख़त्म होती जा रही है, आपका नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है। सो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जब तक ऐसे असातिज़ा नहीं होंगे जो कि निसाब से हट के रिसर्च पर मबनी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के ज़रिए स्टूडेंट्स को ग्रूम करके एक प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी नहीं बनाएंगे, तब तक हम चेंज नहीं हो सकते। हमारे यहाँ क्यों कोई नई चीज़ ईजाद नहीं होती? क्यों मगरिब में ही सब कुछ ईजाद होता है? मोबाइल फ़ोन, बिजली से लेके आज तक जितनी भी चीज़ें 99% दरियाफ्त जो चीज़ें हुई वो सब मगरिब ने की हैं। तो 1% भी हार्डली कोई किसी मशरकी मुल्क में नहीं हो सका। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे रिसर्च करके स्टूडेंट को डिग्री दी जाती है। सही। जैसे कि शैला साहिबा, उस्मान साहब ने बात की असातिज़ा की, असातिज़ा का क्या रोल है, वो इस वक्त क्या रोल प्ले करी? क्योंकि जो मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने वहाँ पढ़ा कि 25% असातिज़ा ऐसे हैं जो कि सैलरीज़ लेने के बावजूद भी स्कूल्स में नहीं आ रहे। वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें, किस तरह से बच्चों का फ्यूचर बनाया जाए जब टीचर्स ही नहीं आ रहे, इसका मैं आपसे जवाब लूँगी। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, बात हो रही थी अब असातिज़ा की कि असातिज़ा को अपना रोल किस तरह से अदा करना चाहिए। जैसे कि मैंने बात की कि जब मैंने पढ़ा तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि 25% असातिज़ा जो हैं वो अपनी तनख्वाहें लेने के बावजूद भी जो है वो स्कूल पढ़ाने नहीं जा रहे। इसकी क्या वजह है, हम शैला साहिबा से जानेंगे। शैला साहिबा, मैंने आपसे सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि ये कितना ही बड़ा जो है वो तरक्की में हम लैग कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि टीचर्स पढ़ाने नहीं जा रहे। इसकी यही वजह ना बेटा कि हमारे पास ईमान की कमज़ोरी है कि हम अपने रिस्क को हलाल नहीं कर रहे। जो काम अल्लाह ने हमें सौंपा है उसको ईमानदारी से पूरा नहीं कर रहे। अब 3-4 किस्म के साथ इस वक्त हमारे माशरे में 80% आबादी जो हमारी विलेजेस में है, गाँव है, दूर अफ्तादा जगह है, वहाँ मैं जाती हूँ क्योंकि खुद और मेरी बातचीत बच्चों से भी होती है कि वो जी जो हेड है मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर हैं जैसे, तो सारी टीचर्स क्या कह रही हैं कि उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हैं। ये हम सभी माशरा जो है ना वो एक खाई में जा रहा है। मैं पिछले साल इत्तेफाक हुआ, एक मैं स्कर्दू से आगे एक जगह शिगर वहाँ कुछ काम करने गई थी अपने सिलसिले का, तो वहाँ के जो हेड थे ना सारे स्कूलों के, उनका ही मैं अब नाम नहीं ले सकती, लेकिन मुझे एहसास ये हुआ कि हम प्रोफेशनल नहीं है। सही। हम इस वक्त हम खुद गर्ज हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हमें क्या फायदे, मेरे बच्चों को क्या फायदे। वो जो माशरे के बच्चे हैं जो एक सरकारी स्कूल में पैदल चल के पहाड़ उतर के दरिया क्रॉस करके आ रहे हैं, तो उनको
पढ़ने की कितनी ज़रूरत है। लेकिन जहाँ ईमान नहीं रहता ना, वहाँ कुछ भी नहीं रहता। सही, यानी कि आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर ही नहीं। आधे दिन आप छुट्टियाँ कर रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं, ये नहीं। और मैंने देखा है कि रिमोट एरियाज के बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत शौक है, मतलब उनको किताब मिल जाए कोई। अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग इतनी बड़ी बड़ी ओहदों पे बैठे हुए हैं, और वो छोटी जगहों से, छोटे गांव से उठ के, उनके पास वसाइल उतने नहीं होते, उनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो एक अच्छे जो है फील्ड अपनी अपनाते हैं और उसको अचीव करते हैं। शादी साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी हम बात करें असातिज़ा की, मैं अब ये जानना चाहूँगी कि क्या अच्छी सलाहियतें, अच्छा हुनर आपके अंदर होगा तभी आप तरक्की कर सकते हैं, या आपके अंदर जो आपकी तरबियत है उसका भी कोई किरदार है? देखिए, विदाउट स्किल यू आर नथिंग। अच्छा, आप सेल्फ सफिशिएंट तो हो सकते हैं, आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है, चलें आप उसमें मुतमईन हैं, या आपके पास कोई पैदाइशी तौर पर ऐसे वसाइल मौजूद हैं जिसमें आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है और आप सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। लेकिन ऐसे तो पॉइंट्स में लोग होते हैं सोसाइटी में विदाउट स्किल। चाहे आपके, अब देखें ना, एक हमारा जो मुल्क है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, हमारा एक ज़रूरी मुल्क है और उसमें 70% लोग हमारे जो हैं वो किसी न किसी तरह एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं। सही। इसी तरह कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ जो बिल्कुल भी वहाँ पे एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं है और वहाँ पे टोटली इंडस्ट्रियल वो सेक्टर है, या वो सारा एनवायरनमेंट इंडस्ट्रियल है। अब देखिए, कोई भी चीज़ है, उसको कोई काम है, मामूली सा काम है ना, चाय बनाने जैसा एक काम जो है, सादा काम, उसमें भी आपको महारत दरकार होती है, उसमें आपको स्किल रिक्वायर्ड होती है, और स्किल आती है प्रैक्टिस के साथ, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस। और देखा जाए तो चाय कहते हैं कि जी बहुत ही आसान है बनाना, लेकिन जब अगले बंदे पे डिपेंड करता है वो उसको पसंद भी करता है या नहीं, तो वो स्किल्स की बात आ रही है। स्किल्स की बात आ रही है। देखिए, आप चाय के वही 4 इंग्रेडिएंट 100 लोगों को आप दे देना, 100 की चाय मुख्तलिफ होगी एक दूसरे से। ठीक है, किसी ने अपनी मर्जी की आंच रखी होगी, किसी ने अपनी मर्जी का टाइम कम कर रखा होगा, किसी ने इंग्रेडिएंट की मिकदार कम या ज़्यादा कर दी होगी। तो जो हमें असल में जो आप तालीम की बात कर रही थी, मैं सुन रही थी कि ये अगरचे ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन तालीम भी ये सोचना कि हमारे मुल्क को किस किस्म की तालीम की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम ये सोच कर, ये प्लान करके कि हमें इतने डॉक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, इतने इंजीनियर रिक्वायर्ड हैं, इतने लेबर रिक्वायर्ड है, इतना हमें जो है स्किल वर्क रिक्वायर्ड है, और कौन कौन सी फील्ड हैं जिसमें हमें IT की कितनी एजुकेशन चाहिए, या मेडिसिन की फील्ड में क्या रिसर्च चाहिए, एग्रीकल्चर में क्या चाहिए, अगर हम टारगेट ओरिएंटेड पहले वाले टॉपिक से रिलेट करते हैं एजुकेशन को, तो हमारी एजुकेशन की लाइन एंड लेंथ दुरुस्त हो जाती है। फिर हम प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, तब हम अपने और कलेक्टिवली माशरा तभी तरक्की कर सकता है जब वो ये देखे कि उसकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक, जहाँ पे आपको 10 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे आपने 1000 लोग ट्रेन करके बिठा दिए हैं। अब क्या होगा, अगेन मैं वही कहूँगी कि सिस्टम को जो है वो सही होने की ज़रूरत है। जब सिस्टम ही ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक चीज़ मैं मज़ीद ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, आप बात कर रही थी 25% उन असातिज़ा की कि जो नहीं जाते लेकिन वो सैलरी लेते हैं, और आप शायद वो बहुत सारे, शायद ये 25 से कुछ कम हो रेशो, और ये मखसूस कुछ इलाकों में ऐसा हो, लेकिन मैं टीचर्स ट्रेनिंग का एक बहुत तजर्बा मेरे सारी ज़िंदगी का यही है, और टीचिंग का है। मैंने खुद ऐसे एरियाज़ में पढ़ाया है, पहाड़ों में जाके, जहाँ पर एक सिंगल टीचर के तौर पे मैं 6 क्लासेस को लेती रही। शादी साहिबा, बस आज के टॉपिक के हवाले से हमारे पास वक्त की कमी है, क्या मैसेज देना चाहिए हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मैसेज इन्हीं दोनों मौज़ूआत को अगर हम मर्ज कर देते हैं ना, अपनी एजुकेशन और एजुकेशन के साथ जो स्किल वर्क है उसको, यानी हमारी एजुकेशन जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल ना हो, प्रैक्टिकल भी हो, उसमें स्किल्ड एजुकेशन जो है उसकी बहुत ज़रूरत है, उस पर भी हमें फोकस करने की। सही। उस्मान साहब, आप आज के टॉपिक के हवाले से हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और मैं साथ ही साथ ये भी पूछूंगी कि आज के दौर का जो तालीमी निसाब है, क्या वो हमारी तरक्की की राहें हमवार कर सकता है? जी बिल्कुल, हम इसी तालीमी निज़ाम को थोड़ी बहुत उसकी नोक पलक ठीक करके हम उसको बिल्कुल सही से, हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑफ कोर्स, बट आखिरी मैसेज कि तालीम ही वाहिद ज़रिया है तरक्की की तरफ। सही। शहला साहिबा जी, मेरा ख्याल है कि सिंसियरिटी जो है हर काम के लिए ज़रूरी है। सही। और यही पैगाम है कि हम अपने जिस काम में, जिस शोबे में भी हम सिंसियर होके
चलें और अपने बच्चों को भी यही तरबियत दें कि अल्लाह के रास्ते को इख्तियार करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के ऊपर चलेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब और कामरान हों। सही, यानी कि आपने आज हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज हमारी डिस्कशन हुई है। शैला रज़ा साहिब आप हमारे साथ मौजूद थी, उस्मान साहब और शाजिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों मेहमानों के वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मौजू भी आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा और ख़ुद पसंदी को ख़त्म करें, आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।